पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स यूपीएससी या एमपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने compete नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका, दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ फेलोशिप एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET और CET के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5 जून 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2026। विजिट करें www.deepstump.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिल्ली में एक ऐसे मेहमान से मिलवाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली जैसे एरियाज में भी हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। सालों सालों हो जाते हैं, लेकिन हमारे डिसेबल्ड भाई बंधु बेसिक अम्यूनिटीज से भी वंचित रहते हैं। हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज ये शो सुनने के बाद आपको मालूम चलेगा कि क्या वाकई हम जितने दावे करते हैं उसके आसपास भी हैं। जब कहानी दिल्ली में ऐसी है तो रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज में कहानी कैसी होगी? क्या हम उसकी कल्पना भी कर सकते हैं? शायद नहीं। आज मैं आपको मानसी कटियाल जी से मिलवाने जा रहा हूं। 16 साल पहले वो डिसेबल्ड हुई और तब से कई जगह उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन उन तक कोई हेल्प नहीं पहुंची। 16 बाद क्या हुआ? कौन सी एनजीओ आगे आई? कैसे उनका जीवन बदल रहा है? क्या इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, उन एरियाज में जाना चाहिए जहां लोगों को हमारी जरूरत है? क्या यही हमारा काम नहीं है? ये तमाम सवाल आज के शो में हम ढूंढेंगे। मानसी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। रेडियो उड़ान के सभी मेरे लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो मेरे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। मानसी, हमें बताएं अपनी लाइफ के बारे में। कैसे आप डिसेबल्ड हुई? किस तरह के हालात में थे? कहाँ कहाँ आपने हेल्प लेने की ट्राई की और क्या आपके हाथ लगा? जी, मैं न्यू दिल्ली पहाड़गंज से हूँ।
सर मैं आज से 2010 में चलते हैं। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो मेरी आंख में प्लास्टिक का स्पून लग गया था स्कूल के अंदर। उसके बाद तो कुछ इतना हुआ नहीं था। सब घर वालों ने बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर जब मेरी विजिबिलिटी कम होने लगी तब मुझे काफी सारे हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में दिखाया गया। तो सबने मुझे एम्स में रेफर कर दिया। तो एम्स में मेरा उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपका रेटिना डिटैचनल हो गया है। तो पर्दे का ऑपरेशन करना होगा। पर्दे हिल गए हैं, हम ऑयल डालेंगे, फिर ऑयल से पर्दा चिपक जाएगा। तो उन्होंने मेरी एक आंख में चोट लगी थी लेकिन उन्होंने दोनों आंख का ऑपरेशन कर दिया, ये बोलकर कि दूसरी आंख में भी इन्फेक्शन हो रहा है और उधर भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन उन्होंने किया तो उसके बाद जो मेरी विजिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई जो दूसरी आंख में थी। और उसके बाद फिर उन्होंने ऑयल निकालने के लिए 1 मंथ बाद फिर से ऑपरेशन किया, फिर 2 मंथ बाद लेजर भी किया। उसके बाद मैं पूरी तरह ब्लाइंड हो गई। जी। जी, उसके बाद? उसके बाद ऐसा चलता रहा, मैं ब्लाइंड होगी तो मेरी पढ़ाई वहां से छूट गई क्योंकि हमारे घर वालों को उतनी समझ नहीं थी कि ब्लाइंड्स के लिए भी अदर स्कूल्स होते हैं। तो उनका हमारे घर में तो ये था कि एक तो पहले ही हम बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो नहीं, उस फाइनेंशियल स्टेज हमारी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने पता ही नहीं हमारे घर वालों को कि ब्लाइंड्स के लिए भी स्कूल्स या फिर ऐसे कुछ होता है। उसके बाद 2014 आ गया। ऐसे चलते चलते 2014 में मैं बाथरूम में स्लिप कर गई और मेरे घुटने में, दोनों पैरों में हल्का सा क्रैक आया था, सिर्फ क्रैक ही आया था। तो फिर राम मनोरिया हॉस्पिटल है दिल्ली का, राम मनोरिया, वहां पर लेकर गए थे मेरे फादर। वहां पर मुझे प्लास्टर किया गया। तो जो प्लास्टर करने वाला वार्ड बॉय था वो उस वक्त शायद नशे में था, क्या था। तो डॉक्टर ने तो बोल दिया इसको प्लास्टर कर दो, तो प्लास्टर उन्होंने किया। उसके बाद जब 2 मंथ बाद प्लास्टर खुला तो मेरा जो पैर था ना, घुटना, नीस, वो अंदर की तरफ मुड़ा ही रह गया और अब मेरे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई और मैं अब सही तरह से नहीं चल पाती हूँ। तो अभी आप ब्लाइंड भी हैं और आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है? जी, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं बिना सहारे के खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। 5 मिनट ज्यादा खड़ी हो जाऊं तो मुझे बहुत पेन होता है और मैं सुबह शाम पेन किलर लेती हूँ तो मैं घर का कुछ काम कर पाती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आपने डॉक्टर से पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं अब आगे क्या करूं? क्या हमारे लिए स्कूल है, हमारे लिए कोई सर्विसेज हैं? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। वो बोलते कि अब मैंने जब उस वक्त तो जब ये हो गया तो हम जब हॉस्पिटल गए थे, 2 मंथ बाद प्लास्टर खुला, ये ऐसे है। तो डॉक्टर ने बोला ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये क्रीम लगाओ, ये एक्सरसाइज करो। और फिर जब हम दोबारा 2 महीने बाद आना, 2 महीने बाद हम गए तब पता लगा पूरा स्टाफ ही वहां से भाग चुका है। फिर वहां कोई था ही नहीं किसके खिलाफ कंप्लेंट करते। घर की कंडीशन बताएं, घर में कौन कौन है? जी, माय फादर इज 53 years एंड माय ग्रैंड मदर 80 years एंड माय स्मॉल ब्रदर एंड 17 years। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? दिस इज रेंटेड ऑटो ड्राइवर। तो जी। थोड़ा सा बताएं कि जो आप मुझे ऑफलाइन बता रहे थे कि बेसिक फैसिलिटीज भी घर पे नहीं थी, टॉयलेट टूटा हुआ जी, था। हमारी फाइनेंशियल, जैसे कि सर मैंने आपको बताया, हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे पापा हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, उन्हें हर्नियों की प्रॉब्लम है। जो प्राइवेट पार्ट्स में हर्निया हो जाती है ना, तो वो उन्हें प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, वो ऑटो नहीं चला पाते। तो कई बार रेंट ऑटो वाला जो ऑटो ले लेता है तो फिर हमारे घर में फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि हम सब्जी भी, मतलब 2-2 3 दिन सब्जी भी नहीं बनती। और कभी आटा 1-1 किलो लेकर आते थे, वो रोटी बनाते थे, फिर वो 1-1 किलो आटा लाना पड़ता था, आधा किलो चीनी, इस तरह से लाते थे। तो हमारा जो टॉयलेट था वो टूट गया था 2 साल पहले, बिल्कुल उसका जो पाइप था, सीवर लाइन खत्म हो गई थी, दीवारें खत्म हो गई थी, बिल्कुल झज्जर हो गया था। तो टॉयलेट बिल्कुल खत्म हो गया था, हम यूज नहीं कर पा रहे थे। और घर की फर्श बिल्कुल टूट चुका था, उसमें बड़े बड़े घारे थे और दीवारें बहुत गंदी थी, इसमें बड़े बड़े जाले लग गए थे और पेंट पूरा खत्म हो चुका था। और घर की हालत बहुत कंडीशन खराब थी। और टॉयलेट, इतनी हालत खराब में हम टॉयलेट बाहर जा रहे थे, मतलब सब तो चले जाते हैं, फादर, ग्रैंड मदर और ब्रदर। तो मेन जो दिक्कत होती थी वो मुझे होती है क्योंकि मैं डिसेबल हूँ, तो मुझे जाने में बहुत दिक्कत होती है पब्लिक टॉयलेट में। इसलिए मुझे 2-2 3 दिन कंट्रोल करके रखना पड़ता था कि बाहर जानी, कम खाएंगे तो नहीं जाना होगा, इस तरह से। क्या आता था उस समय माइंड में जब ऐसी कंडीशन में थी? आप क्या सोचती थी? आप क्या ये लगता था कि यार क्या हमारे लिए संस्थाएं नहीं है, कौन है, दिल्ली में मैं रहती हूँ, दिल्ली में मैं भी कभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है? माइंड में क्या चलता था? जी, माइंड में तो ये चलता था कि बहुत कहाँ जाके हेल्प मांगू, मैं तो डिसेबल हूँ, जा नहीं सकती। और फादर मेरे इतने कुछ खास पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको पता ही नहीं था किससे हेल्प लेनी है।
तो मैं तो यही सोचती थी कि बस लाइफ खत्म हो गई है, अब बस सुसाइड ही कर लेते, और क्या। मैं 2 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट भी की थी, बचा ही तो नहीं था जिंदगी में करने को। किस किस के पास आप गए, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प मांगी? हमारी गली में कई लोग वोट मांगने आते थे, उनको मैंने बोला कि देखिए ना सर, हमारा टॉयलेट टूटा है, प्लीज बनवा दीजिए। अपने नेबर से बोला तो नेबर्स बोलते कि हम कैसे करा सकते हैं, हमारे पास तो अपनी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ऐसी है। रिलेटिव्स को बोला तो वो बोले तुम जी कर क्या करोगे, मरना ही बेहतर है, मर जाओ, क्या करोगे जी कर, इतना पैसा थोड़ी है हमारे पास जो हम तुम्हारी हेल्प करें। उसके बाद मैंने हमारे इलाके के मेंबर्स उनको भी बोला, और जो हमारे थाने के जो हैं वो उनको भी बोला, बहुत लोगों को बोला, मतलब लाइफ में। आप थाने में आपने बोला, आप एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वीमेन उनके पास गई, वहां से किस तरह के उन्होंने रिस्पॉन्सेज आए? रिस्पॉन्स, मतलब जो एनसीडब्ल्यू है उनका रिस्पॉन्स तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप डिसेबल हो तो आप सीसीपीडी में जाओ, सीसीपीडी ही आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, मतलब चीफ कमिश्नर पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो वहां जी फिर किससे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या आपको गाइड किया? जी, मुझे उन्होंने एनसीडब्ल्यू ने एक नंबर प्रोवाइड किया था, व्हाट्सएप नंबर। तो उस पे मैंने अपनी जो सिचुएशन थी उनको एक प्रार्थना पत्र टाइप मैंने उनको लिख कर दिया व्हाट्सएप पर। वो तो अभी जो वहाँ के चीफ कमिश्नर थे द्वारका सेक्टर 10 के, जो वहाँ पर सीसीपीडी का ऑफिस है, चीफ कमिश्नर परवीन प्रकाश अंबाष्टा जी, तो उन्होंने मेरे मैसेज को पढ़ा और वो पर्सनली इतने इमोशनल हुए। तो उन्होंने अपने स्तर पर उन्होंने करने की बहुत कोशिश की, एनसीडब्ल्यू में भी कहा, और मतलब उन्होंने उन्होंने बात की, हमारे इलाके के एसडीएम डीएम सबसे बात की, लेकिन सब जगह यूडीआईडी मांग रहे थे, और मेरा यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, ना ही मेरी पेंशन बनी थी, क्योंकि मेरे पापा ने जब शुरुआत में 1 साल कोशिश की थी, अस्पतालों के इतने धक्के खिलाने के बाद भी उन्होंने मेरा यूडीआईडी नहीं बनाया था, पेंशन भी नहीं बनाई थी, क्योंकि यूडीआईडी नहीं है, पेंशन कहाँ से बनेगी। तो ये आपके जी, माइंड में कैसे आया कि मेरे को एनसीडब्ल्यू के पास जाना चाहिए? ये आपने कहीं पढ़ा, आपको इसके बारे में कैसे पता था? ये एक नेबर ने बताया कि तुम विमेन हो तो एनसीडब्ल्यू से एक बार बोल के देखो, आसपास तो तुमने हाथ फैला लिए, अब एनसीडब्ल्यू से तुम बोल के देखो। जी आपको मालूम है कि दिल्ली में हजारों एनजीओस हैं जो दावा करती हैं कि हम जिंदगियां बदल देते जी हैं, हम मिरेकल्स करते हैं, जी जी हम इतना काम जी कर होंगे, रहे हैं। जी जी होंगे, क्या पर मेरे लिए कोई नहीं था, हम्म, कोई नहीं क्या था सर, कहेंगे आप ऐसी कोई एनजीओ? सपोर्ट नहीं था। मैं यही कहना चाहूंगी कि हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो जहां तक पहुंच पा रहे हैं हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी देखना चाहिए उन्हें, उन घरों में भी, कि अच्छे इलाकों में तो मदद गाँव में जरूरी नहीं होती है, ना ही मदद झुग्गी झोपड़ी में जरूरत होती है, अच्छे एरियाज में भी कुछ ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो रहते तो अच्छे एरिया में है, लेकिन फाइनेंशियल उनकी और डिसेबिलिटी होती है, कितनी कंडीशन खराब होती है, वो उन्हें देखना चाहिए। आप जी क्या सुजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप इस सारे दुख दर्द आपने झेला है, तो जी आपके जो भी आपको सुन रहे हैं, हम मेरा शो बहुत सारी एनजीओ सुनती हैं, गवर्नमेंट के लोग भी सुनते हैं, तो क्या क्या सुजेशन पहले आप तो देना चाहती हैं गवर्नमेंट्स को, एनजीओस को, समाज को? मैं गवर्नमेंट के जितने भी पद अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और जितने भी एनजीओस हैं, महान एनजीओस हैं, जो सबकी हेल्प करते भी हैं जमीनी स्तर पे, मुझे पता है करते ही हैं, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि एक बार उन इलाकों में भी आप आकर देखो जिन्हें एक अच्छा इलाका कहा जाता है, वहां भी ऐसे डिसेबल लोग होते हैं, कि वहां पर भी आपको इंक्वायरी चेक करनी चाहिए, एक बार तो हर घर घर में घूम के देखना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इलाके के मेंबर्स की, क्योंकि वो वोट लेने तो आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि किसी को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये भी उनका फर्ज बनता है, जो इलाके के एमपी होते हैं, इलाके के विधायक होते हैं, एसडीएम्स होते हैं। जी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एनजीओ की तो होती है, पर मेन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि सुलभ भारत का जो सपना वो देखते हैं, एक्सेबिलिटी होनी चाहिए, तो घर में एक्सेबिलिटी नहीं है तो सड़क पर क्या ही होगी। जी बिल्कुल। तो हर पार्टी के जी जी लोग आते थे, सबको आप कहते, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? जी, किसी ने भी नहीं। अभी तो दिल्ली में ट्रिपल बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में भी है और नगर और उसमें भी है, मतलब दिल्ली में भी है और केंद्र में भी है। फिर आप सीसीपीडी में गए, फिर उन्होंने एसडीएम से बात की, डीएम से बात की, फिर क्या हुआ? फिर जी, फाइनली आप कहाँ फिर पर पहुंचे, कौन आगे आया? फिर पर जी, परवीन सर बोल रहे थे कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी में,
थे, अभी तो शायद उनका ट्रांसफर हो गया है, तो अभी वो थे, अभी भी थे, वो तो 4 तारीख तो थे। तो उन्होंने कहा कि डीएम एसडीएम तो मतलब यूडीआईडी मांग रहे, गवर्नमेंट में यूडीआईडी जमा होता है तभी हेल्प होती है, और मेरा यूडीआईडी अब तक बना भी नहीं है, क्योंकि अस्पताल वाले बार बार बुलाते हैं, यूडीआईडी नहीं बनवाते, कभी लोगोमोटो चेक कराते, कभी कहते हैं एक्सरे गलत है दोबारा करा के आओ। मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे जाऊं बार बार हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे कोई ले जाने वाला भी नहीं है, पापा की तबीयत खराब रहती है, और भाई बहुत छोटा है क्योंकि वो खुद ही विजिबली इम्पेयर्ड है। जी। फिर कौन सी एनजीओ आगे आई और कैसे आई? तो जब कोई हेल्प नहीं कर रहा था तो हमारे परवीन सर ने, जो नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड है एनएबी, उनके जनरल सेक्रेटरी है ना प्रशांत रंजन वर्मा जी को फोन किया और बोला कि ऐसे ऐसे एक गर्ल है, इनकी हेल्प कर दीजिए, एक डिसेबल बच्ची है, इनकी हेल्प कर दीजिए, ऐसे टॉयलेट है, घर ऐसे खराब हुआ पड़ा है, और इसको घर में ग्रोसरी वगैरह भी नहीं है, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो आप हेल्प कर दीजिए। तो सर ने कहा कि, प्रशांत सर ने कहा कि हम खुद हेल्प करेंगे, हम हैं। तो वो एनजीओ हमारे लिए आगे आया। क्या किया उन्होंने, कब आया, कितने दिनों बाद आपके पास आए वो, और क्या क्या किया आपके लिए? परवीन सर ने प्रशांत सर को जिस दिन कॉल किया था उसके 1 आवर बाद ही मुझे कॉल आया था प्रशांत सर का। परवीन सर ने जब उन्हें कॉल किया, उन्होंने कहा कि मेरे सीसीपीडी हेड से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है, क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने मुझसे कन्वर्सेशन लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, सब बता दो। उसके 2 to 3 days बाद उनकी एक स्पेशल एजुकेटर है जो हमारे घर पे फॉलोअप के लिए आई, उन्होंने फुल वीडियो लिया और देखा कि हाँ सिचुएशन ऐसी है, उन्होंने पूरा एग्जामिन किया घर को, मेरी सिचुएशन को, फिर जाके उन्होंने नैप में बताया। तो प्रशांत सर बोले हाँ हेल्प करनी चाहिए हमें, तो उन्होंने मेरा टॉयलेट रिपेयरिंग शुरू कराया, घर रिपेयरिंग शुरू कराया, और मुझे ग्रोसरी प्रोवाइड कराई। क्या आपको लगता है कि प्रशांत सर को परवीन सर ने बोला इसलिए उन्होंने हेल्प की, या आपको लगता है कि अगर आप भी नहीं। उनको अपनी बताते कंडीशन तो आप हेल्प करते? जी, अगर मैं उन्हें खुद भी बताती तो वो जरूर मेरी हेल्प करते, मुझे ये पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि तो इतनी आजकल के समय में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, तो उन्होंने इतना मेरे लिए किया ना कि मैं उनकी लाइफ टाइम, मतलब क्या ही, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। आई क्या एम हेल्प की उन्होंने? सो इमोशनल। उन्होंने मेरे टॉयलेट को रिपेयर करवा दिया और घर को रेनोवेट कराया, पेंट कराया, टाइल्स लगवाई, फ्लोर नया डलवाया जिसमें बड़े बड़े खड्डे थे, और जो हमारा टॉयलेट था उसे पूरा, इंडियन टॉयलेट था, बहुत मुश्किल होती थी, तो उसको अच्छे से, मतलब इंग्लिश टॉयलेट बनवाया और बहुत अच्छे से टाइल्स के साथ अच्छा सा बनवा दिया, जैसे एकदम एक्सेसिबल बना दिया मेरे लिए। ये तो वन टाइम हो गया, अब आगे क्या करना है? अब तो आपको राह मिल गई, अब आगे आप जी। क्या करेंगे? आपका यूडीआईडी बन गया? नहीं, वो अभी बना नहीं है, प्रोसेस में है अभी, और उसके बाद पेंशन के लिए अप्लाई करूंगी ताकि मेरी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, उन्हें मैं फुलफिल कर पाऊं। और फिर मैं अपने नायोस से, उन्होंने सजेस्ट किया है कि नायोस से आप 10th और 12th करो, और जैसे तुम्हारा यूडीआईडी बन जाएगा फिर नैप में कोई स्किल ट्रेनिंग तुम्हारी और तुम्हारे ब्रदर की देखेंगे। लगता है आपको जिंदगी बदलने वाली है? हाँ जी, जिंदगी में न्यू न्यू बिल्कुल बिगिनिंग दिख रही है, न्यू राह दिख रहे हैं, मतलब इतना अच्छा उन्होंने मेरे लिए किया है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लाइफ मेरे लिए तो वो ईश्वर की तरह है, परवीन सर भी और प्रशांत सर भी दोनों ही, एक डिप्टी कमिश्नर होते हुए उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से, मतलब मेरा जो साथ दिया, मेरे लिए जो सोचा, वो बहुत बड़ी बात थी। जब हमारा हाउस रिपेयर हो रहा था तो उन्होंने मुझे द्वारका सेक्टर 11 में उनकी नैप है, वहां पर मुझे वीआईपी रूम प्रोवाइड किया, और बहुत अच्छे से मुझे 18 डेज वहां पर रखा, तक घर अच्छे से रेनोवेशन हो जाए, तो मैं और मेरा ब्रदर वहां रहे थे ताकि घर की धूल मिट्टी से हमें प्रॉब्लम ना हो। वहां अच्छे से 3 टाइम फूड दिया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, और बहुत सेफ्टी से, बहुत अच्छे से, एकदम घर का बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊं ही नहीं घर, इतना अच्छा लगा मुझे वहां नैप में। वहां और बच्चों से मिले आप डिसेबल्ड? हाँ, और बच्चों से डिसेबल मिली, फिर मुझे लगा कि हाँ मेरी तरह और भी बच्चे हैं, जिंदगी मेरी नहीं, सब ऐसे होता है, ब्लाइंडनेस हर जगह होती है, मतलब कहीं मैंने सोचा था कि मैं ही दुनिया में ऐसी हूँ जो इतने कष्ट झेल रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती थी कि 2015 में मेरी मदर भी एक्सपायर कर गई हैं किसी मेरी टेंशन में, तो मेरी मदर भी नहीं है, तो विदाउट मदर के हम रहते हैं, तो दिस इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। क्या क्या नया पता चला आपको नैब में जाने के बाद? नैप के बारे में हमें जाने के बाद ये पता लगा कि ब्लाइंड्स लोग भी फोन चला सकते हैं, ब्लाइंड्स लोग भी कंप्यूटर चला सकते हैं, ब्लाइंड्स लोग भी अच्छी जॉब कर सकते हैं, 10th 12th कर सकते हैं, उनकी लाइफ भी नॉर्मल लाइफ की तरह हो सकती है, ये मैंने देखा। तो नैब ने तो अपना काम कर दिया, परवीन सर ने तो अपना काम कर दिया, प्रशांत सर ने तो अपना काम कर दिया, जी। आपसे उन्होंने कोई वादा लिया कि अब आप जिंदगी में पीछे नहीं मुड़ेंगी, अपनी स्टडी करेंगी,
और जॉब जी हासिल करेंगी। जी जी जी। उन्होंने कहा कि आप 10th और 12th करो, फिर आगे 12th कर लोगे तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आरक्षण मतलब सीट रिजर्व होती है गवर्नमेंट जॉब में। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला। और आपकी फैमिली उन्होंने का। तो कोई स्किल ट्रेनिंग भी आप सीखो। जी, फैमिली का कैसा हम्म। रिस्पॉन्स है जब नैब ने हेल्प की? बहुत हैप्पी हैं वो, इतने हैप्पी है बता नहीं सकते। पूरा मतलब सब हैप्पी है, मतलब नेबर्स में भी सब हैप्पी है देखकर कि हाँ कि कोई हेल्प कर सकता है उन्हें। मतलब शर्म आनी चाहिए कि बाहर से आके लोग हेल्प कर रहे हो, खुद नेबर्स रिलेटिव्स होकर उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। वो मतलब ऐसी बैड बातें बोलते हैं कि जो बहुत बुरी लगती है दिल को। मैं बताना नहीं चाहूंगी। दिस इज वेरी 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 टॉर्चर लाइफ मी। अभी अभी कुछ चेंज हुआ? बहुत चेंज हुआ है लाइफ। अब मैं अपने घर में हूँ तो बहुत अच्छा होगा। टॉयलेट की जो मेरी नीड थी वो पूरी हो गई, और मुझे क्या चाहिए था जिसके लिए मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, घर की जो नीड थी वो ठीक हो गई, घर अच्छा हो गया। और बहुत अच्छा हुआ जो भी, बहुत मतलब मैं शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, जो तारीफ कम पड़ रही है। अब हम प्रशांत सर को बुला लें शो में, बात करना चाहेंगे आप उनसे? जी जी जी। और मैं आपको बता दूं सर, मैं भले ही ब्लाइंड हूँ, लोकोमोटो डिसेबिलिटी है, लेकिन मैं अपने काम खुद करती हूँ, अपना पर्सनल हाइजीन खुद मेंटेन करती हूँ। और खुद मैं बांट भी ले लेती हूँ कुछ सारे काम, और घर की सब्जी कट करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, और सारे काम कर लेती हूँ। सिलाई भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, बाकी ये सब काम मुझे आते हैं। बहुत पूरा बढ़िया, घर मैं ही मैनेज करती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, जी अब मैं प्रशांत सर को इनवाइट करता हूँ जी शो में, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। जी जी प्रशांत जी। सर, आप हैं हमारे साथ? हाँ, नमस्ते दानिश, मैं हूँ साथ में। थैंक यू। हाँ जी। मैंने बहुत रात को आपको तंग किया है, तो 5-7 मिनट आपके चाहिए हमें। सर, बताएं थोड़ा सा हमें, जब आपको कॉल आया, जब प्रवीण सर ने आपको एक्सप्लेन किया, तो आप तो लंबे अरसे से दिल्ली में खुद काम कर रहे हैं, तो ये क्या आपके लिए इमेजिनेबल था कि दिल्ली में लोगों की कंडीशन ऐसी भी होगी? आज भी हम नहीं रीच आउट, क्या क्या लेसन्स है हम लोगों के लिए? हाँ, तो वाकई जब मैंने मानसी की, एक्चुअली मानसी ने बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी थी जो प्रवीण जी ने फॉरवर्ड की और बात भी बताई। तो मुझे तो पहले बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कंडीशन हो सकता है दिल्ली में। और एक बेसिक चीज़, टॉयलेट, एक टॉयलेट ना होना, और एक ब्लाइंड एंड फिजिकली डिसेबल्ड गर्ल के लिए कितनी लाइफ मुश्किल होगी, ये मैं मतलब इमेजिन कर पा रहा था। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि नहीं, हम ऐसे बहुत सैकड़ों बच्चों के साथ और लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन उनमें भी ऐसी बुरी हालत नहीं देखी हमने। तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पे तो फौरन जो हो सकेगा करेंगे, आउट ऑफ द वे करना ही चाहिए। इससे ज़्यादा जेन्युइन सोशल वर्क, एम्पावरमेंट का वर्क कुछ नहीं हो सकता। तो यही सोचकर फिर जैसे मानसी ने बताया कि हमने पहले हमारी टीचर गई, फिर वीना भी गई, खुद गई वीना ने। हमने भी इसकी मानसी मानसी के फादर को थोड़ा सा भरोसे में लेने की कोशिश की कि हम जेन्युइनली आपको हेल्प करने आए हैं। और और हमने इनको काफ़ी सारा राशन वगैरह दिया, क्योंकि पहली बातचीत में थोड़ा सा ऐसा भी लगा था कि इनके पास शायद कई लोग आते होंगे लेकिन पूरा हेल्प नहीं करते होंगे, तो शायद वो वाला ट्रस्ट नहीं बन रहा था। तो हमने अपनी तरफ से पूरी मतलब कोशिश की कि इनका कॉन्फिडेंस जीते। और फिर जैसा बता रही हैं कि टॉयलेट तो पूरा ग्राउंड अप बनाना पड़ा, और कमरे को भी बनाना पड़ा, दरवाजे वगैरह लगाने पड़े, वाटर का पंप लगाया, टंकी लगाई। ये सब चीज़ें भी नहीं थी जो बहुत बेसिक चीज़ होती है कि नल में पानी आना ढंग से, वो सब भी नहीं था इनके पास। तो फिर साथ साथ आप अब इसमें कोई गलती नहीं है मानसी की या मानसी के परिवार की, लेकिन अफसोस है कि इनका 8 बाय 8 फीट का ही एक कमरा है केवल, और उसी में 4 लोगों को रहना पड़ता है। किचन भी है और उसके ठीक साथ जुड़ा हुआ बाथरूम है। तो अ, हम तो थोड़ा कुछ कर पाए हैं, बट और बहुत सपोर्ट, हेल्प की ज़रूरत है इनको। तो अब यही कोशिश है कि आगे कुछ लोग और जुड़ें और कुछ और काम बने इनका। लेसन्स क्या हैं हमारे लिए? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द वर्क ऑफ एनजीओज। तो लेसन्स क्या है? क्या माइंड में प्लान आता है कि यार एक विजिट एक एरिया में होनी चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि हर एक एनजीओ इतना नहीं कर सकती है, बट आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का, हाउस होल्ड सर्वे हो जहां से पता चले कि कहाँ पे डिसेबल्ड है? जैसे इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि गांव में ही डिसेबल्ड की कंडीशन खराब होती है,
तो शहरों में पोर्श एरिया में भी हो सकती है, तो लोग पहुंचते ही नहीं, लोगों को लगता है ये तो पोर्श एरिया, यहाँ कौन होगा ऐसा। तो क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? हाँ, तो एक तो लेसन ये समझ आती है कि आज भी अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा कमी है, भारी कमी है, कि इनको किसी भी मतलब रिलेटिव ने भी नहीं, नेबर्स ने भी नहीं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल ने भी ठीक से गाइड नहीं किया, किसी रिसोर्स सेंटर एंड किसी एनजीओ तक नहीं भेजा ढंग से। एक तो ये बात है। उसमें जो आप कर रहे हो दानिश, अवेयरनेस क्रिएशन का, इसकी तो मतलब समझ में आता है कितनी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये बात है, और दूसरा ये सर्वे और सेंसस वो भी डिसेबिलिटी का बड़ा ज़रूरी है, ताकि पहचान हो कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में, मोहल्ले में लोग हैं। प्रॉपर तरीके से घर घर जाकर, इतना काम तो सरकार से ही उम्मीद करेंगे, बहुत बड़ा काम है, ताकि और वो डेटा शेयर्ड हो, तो ताकि हम जैसे या सारे एनजीओ फिर अपनी क्षेत्र में जो है उनके पास जाएं। वो भी काफ़ी ज़रूरी काम है, कि ऐसा एक सेंसस या सर्वे प्रॉपर हो। इस बार सेंसस होने वाला है, उसमें डिसेबिलिटी का बहुत अच्छी तरीके से काश की एक ये हो, इवैल्यूएशन हो, काउंटिंग हो, और वो डेटा अवेलेबल हो, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आगे क्या प्लान्स हैं मानसी के लिए? मानसी का जैसा हम सोचते हैं कि मानसी अभी अभी भी इसके पास शायद 9-10 साल है एज, जो गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, बेसिक एंट्री लेवल, और मल्टीपल डिसेबल कैटेगरी में आ जाती है तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से। तो 10th और 12th अगले 1-2 सालों में कर ले, और उसके बाद उसको अप्लाई कराया जाए। और शॉर्ट टर्म में तो यूडीआईडी कार्ड में हेल्प करा रहे हैं हम, इसको हॉस्पिटल विजिट कराया 2 बार हमने, और शायद एक आधे विजिट में और हो जाएगा। तो फिर पेंशन भी, ताकि टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। इनके फादर की भी काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, उनको भी मैं काफ़ी पुश कर रहा हूँ कि अपना भी इलाज कराइए, क्योंकि उसके बगैर वो कुछ अर्न नहीं कर पाते, और इनकी अच्छे से हेल्प भी नहीं कर पाते। तो वो भी मतलब आप समझो फैमिली में डबल ट्रिपल डिसेबिलिटी जैसा सिचुएशन है। इसके ब्रदर का भी हमने यूडीआईडी फॉर्म भरवा दिया है, और उसको भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर तो डिसेबिलिटी हुई तो उसको भी पेंशन वगैरह दिलवाएं। तो इस तरह से जुड़े रहेंगे इनके साथ, और ये सब हेल्प कराएंगे। नहीं, थैंक यू सर, आपका हाँ। आपने जेन्युइनली इस इशू को लिया और आपने परस्यू किया। एंड वी नीड मोर पीपल लाइक यू, वी नीड मोर एंड मोर एनजीओज, जिसकी हम बात करते हैं कि यही सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। ये हमारा काम है, सोशल वर्क करना, ये एक्चुअली समाज सेवा है। लास्ट पर्सन को, जब हम कहते हैं कि लास्ट पर्सन को हमने वहां तक अपनी सेवाओं को पहुंचाना और उनको एम्पावर करना। एंड कुडोस टू यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। क्यों दानिश, इस काम से बहुत सेटिस्फैक्शन जी हुई। जी हाँ जी। हाँ। जी और मानसी, आप ब्रेव हैं, आप जी जी लड़ती आ रही हैं, उम्मीद यही है कि आप जी आगे जी भी लड़ेंगी, और अगली बार जब हम जी बदलता जी दौर में मिले तो जी जी तब आपके पास जॉब हो। क्या आपका जी फाइनल मैसेज रहेगा समाज के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि हम जैसे जो डिसेबल लोग हैं, अगर वो आसपास के नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनको ब्लेम करने की जगह, उनसे कड़वी बातें करने की जगह, उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मेरे ने तो नहीं किया, लेकिन अगर आपके घर में कोई डिसेबल है तो प्लीज उसे सपोर्ट करिए। और नेबर से मेरी यही है कि उन्हें बताइए कि दिल्ली में एनजीओस भी हैं, उनसे जाके हेल्प मांगिए, उन्हें सही प्लेटफॉर्म दीजिए कि जहां उन्हें हेल्प मिल सके। इस तरह से घुमाइए नहीं, इधर मांग लो उधर मांग लो, इस तरह से घुमाना किसी को नहीं चाहिए। उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म दीजिए। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है, अगर आपके पास पावर है और आप करवा सकते हैं, तो प्लीज डिसेबल की हेल्प करवाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी जी थैंक थैंक यू। यू। थैंक आपके यू। सभी लिसनर्स को थैंक यू। थैंक यू। तो लिसनर्स, आज हमने कहानी शेयर की मानसी की। कई सवाल निकल के आए। क्या समाज का यही रोल है, अगर आपके आसपास कोई डिसेबल्ड है उसको दुत्कार दिया जाए? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि कोई उनको जानकारी दे दे? क्या दिल्ली के डॉक्टर भी आज अवेयर नहीं है? क्या उनका फर्ज नहीं बनता रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के बारे में बताए? पुलिस थाना, एनसीडब्ल्यू का क्या यही रोल है? ये दिल्ली में कंडीशन है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो रूरल एरिया में तो फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुडोस टू नैब। और अगर आप भी इस फील्ड में हैं, ऐसे लोगों की मदद कीजिए जिनको वाकई मदद की जरूरत है। आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और लोगों का नजरिया
एनजीओ को लेके पॉजिटिव भी होगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। कॉल 9748976371 टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस। रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है अपने नेशनल सिंगिंग कंपटीशन का 5th सीजन, खास तौर पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां टैलेंट, पैशन और आपकी आवाज को मिलती है पूरे इंडिया में पहचान। उड़ान आइडल इंडिया के लीडिंग इंक्लूसिव सिंगिंग टैलेंट हंट में से एक है, जहां आपको अपने सिंगिंग टैलेंट को नेशनल स्टेज पर शोकेस करने का मौका मिलता है। ये कंपटीशन सभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ओपन है। मिनिमम एज 16 इयर्स। सिर्फ हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स अलाउड हैं। फर्स्ट राउंड के लिए आपको एक स्टैंजा की प्लेन ऑडियो रिकॉर्डिंग सबमिट करनी होगी। ध्यान रहे, कोई एडिटिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक अलाउड नहीं है। इनिशियल ऑडिशंस और अर्ली राउंड्स रेडियो उड़ान के थ्रू ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। टॉप 15 फाइनलिस्ट सिलेक्ट होंगे जो ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करेंगे। ये एक फिजिकल इवेंट होगा। फिनाले की डेट्स म्यूचुअली डिसाइड की जाएंगी। फर्स्ट प्राइज 75,000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 50,000 रुपीज, थर्ड प्राइज 25,000 रुपीज और बाकी सभी फाइनलिस्ट्स को ग्रैंड फिनाले पर कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी दिए जाएंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10th of May 2026। तो देर मत कीजिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। अभी रजिस्टर करें और अपनी आवाज को दीजिए एक नई उड़ान, उड़ान आइडल सीजन 5 के साथ। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें radioudan.com/register/registration-udan-idol और फ्यूचर अपडेट्स के लिए अपना ईमेल रेगुलरली चेक करते रहें।